हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन। टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया है और ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली, मंथली, वीकली या एमसीक्यू फॉर्मेट में या किसी प्रकार की जैसे कैटेगरी वाइज, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक और यूजर आईडी दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इज इन न्यूज़। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इन द नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था क्योंकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग चुका था और लॉकडाउन के कारण कई कंपनीज एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही थी, यानी उन्हें कंपनी से निकाल रही थी। तो इसी को रोकने के लिए कि कंपनीज से एम्प्लॉयज़ को ना निकाला जाए, क्योंकि कंपनीज भी अपनी बेनिफिट्स को ही देखेगी, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि एम्प्लॉयज़ को फायर कर दो इन दिस सिचुएशन, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की ताकि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फायर ना करें। अब इसके लिए कैसे रोका जा सके, इसके रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बेनिफिट्स अनाउंस किए कंपनीज़ के लिए। वो बेनिफिट्स क्या है? सिर्फ एक सिंगल बेनिफिट है, वो बेनिफिट है ईपीएफओ का, यानी प्रोविडेंट फंड का। अगर कोई कंपनी जिसके पास एम्प्लॉयज़ की संख्या 1000 या 1000 से कम है, उन कंपनीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 12% का जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, याद रखिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का 12% कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में। तो ये दोनों के दोनों बर्न किए जाएंगे, यानी ये पे की जाएगा एज ए सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जिन कंपनीज़ में 1000 एम्प्लॉयज़ से कम एम्प्लॉयज़ है, 1000 या 1000 से कम एम्प्लॉयज़ है जिन कंपनीज़ में, उन कंपनीज़ में 24% ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ये पीएफ में जो अमाउंट डाला जाता है वह कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 12% एम्प्लॉय का होगा और 12% एम्प्लॉयर का होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी उसमें 1000 एम्प्लॉयज़ या 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, उस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% पे करेगी। इससे क्या होगा? कंपनीज़ का जो नुकसान है, कह सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा और उन्हें भी कुछ बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयज़ को भी रिटेन करने में रिटेन रहेंगे। तो ये है। और अब इसके लिए कौन एलिजिबल है ये भी आप याद रखिए। वह एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है, सिर्फ वही एम्प्लॉय इस योजना में एलिजिबल है। और अगर कोई कंपनी जिसमें 50 एम्प्लॉयज़ या 50 एम्प्लॉयज़ से कम है, उन्हें 2 नए एम्प्लॉयज़ ऐड करने होंगे, तब ये आप गेन कर सकते हैं ये बेनिफिट्स। अगर किसी कंपनी में 50 एम्प्लॉय है, उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, तो उसे कम से कम 5 एम्प्लॉयज़ नए ऐड करने होंगे, तब इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट उन्हें देखने को मिलेगा। तो याद रखिए ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक प्रकार की सब्सिडी स्कीम है प्रोविडेंट फंड के लिए। सब्सिडी स्कीम है प्रोविडेंट फंड के लिए। ये सारी चीज़ें याद रखिए, सारी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसे जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ आस्क्ड इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू डेवलप ए मॉडल प्रोडक्ट ऑन श्योरिटी बॉन्ड्स। देखिए श्योरिटी बॉन्ड्स रिलीज करने के लिए कौन कह रहा है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। किसे कह रहा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसने ये कहा है कि श्योरिटी बॉन्ड रिलीज की जाए, श्योरिटी बॉन्ड डेवलप किए जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए जो जैसे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया रोड बनाने का, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन क्या गारंटी है वह कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाएगा? क्या गारंटी है? हो सकता है वो पैसे को लेकर भाग जाए या फिर काम आधा कंप्लीट करे और वह गायब हो जाए, फ्रॉड कर जाए। इस चीज़ की श्योरिटी देने के लिए एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है श्योरिटी बॉन्ड। अब श्योरिटी बॉन्ड कोई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो आने वाली इंश्योरेंस कंपनीज है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, वह श्योरिटी बॉन्ड रिलीज करेगी और ये श्योरिटी देगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसकी गारंटी हम देते हैं कि ये रोड कंप्लीट करेगा। अगर वह नहीं करता है तो जितना भी पेमेंट होगा वह पेमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दे देगी, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को। अगर वह कंप्लीट हो जाता है तो एज ए प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्टर से चार्ज करेगी, प्रीमियम कॉन्ट्रैक्टर से चार्ज करेगी। कॉन्ट्रैक्टर चार्ज देगा और ये विश्वास दिलाएगा कि मैं काम को कंप्लीट कर दूंगा
इसलिए ये प्रीमियम देगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री को फ़ायदा है क्योंकि श्योरिटी दे रहा है इंश्योरेंस, कोई नुकसान नहीं होगा, पैसा डूबेगा तो इंश्योरेंस कंपनी का डूबेगा। तो ओवरऑल सभी को इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये श्योरिटी बॉन्ड के लिए किस मिनिस्ट्री ने पूछा है, किस मिनिस्ट्री ने बनाने के लिए कहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इस मिनिस्ट्री का नाम याद रखिए। ये इंडिया में पॉपुलर नहीं है लेकिन आउटसाइड द इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर इंश्योरेंस प्लान है। अगली न्यूज़ है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ गिवन एन ऑर्डर टू डिसकंटिन्यू मैनुअल अटेंडेंस फॉर मनरेगा। देखिए मनरेगा का पहले नाम नरेगा था, नरेगा का फिर 2006 में एक एक्ट आया जिसका एक्ट का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट, और इसे 2005 में बनाया गया, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? 2006 में। अगर पूछा जाए कि मनरेगा स्कीम कब लॉन्च की गई तो आंसर होगा 2006 में इसे लॉन्च किया गया। अब इसे देखिए मनरेगा में क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें 100 डेज़ की गारंटी दी जाती है जॉब की, और वह जो उस मनरेगा में जो काम करते हैं उन काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी अटेंडेंस ली जाती है हर रोज़। तो उस अटेंडेंस को लेने के लिए एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है और वह हर रोज़ उनकी अटेंडेंस लेता है। लेकिन उस मैनुअल अटेंडेंस को ना करके क्या किया जाएगा कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो वर्कर खुद ही अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर, अपनी दिन में 2 फ़ोटो खींचकर या सेल्फी लेकर यह अपलोड करेंगे, वह अपलोड करेंगे एक मनरेगा की वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, और इससे प्रूफ हो जाएगा कि एम्प्लॉई या वर्कर काम कर रहा है। इससे मैनुअल अटेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। ये कहना है मनरेगा यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए इश्यूज़ क्या है, जैसे कि कई वर्कर्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो वह कैसे इसको अपलोड करेंगे? तो ये सारी चीज़ें, इसमें इश्यूज़ भी है कई चीज़ें, तो इनको देखते हैं क्या रिजोल्यूशन आता है, इसका क्या सोल्यूशन आता है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से। अभी के लिए इन्होंने गाइडलाइंस जारी की है कि वह वर्क साइट जहाँ पर 20 वर्कर या 20 वर्कर से ज़्यादा वर्कर्स है वहाँ पर मैनुअल अटेंडेंस ख़त्म की जाए और डिजिटल अटेंडेंस शुरू की जाए। तो याद रखिए मनरेगा स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये 2006 में लॉन्च किया गया था और 100 डेज़ की गारंटी प्रोवाइड करता है। अगली न्यूज़ है जितेंद्र सिंह सेज सक्सेस ऑफ पर्पल रिवॉल्यूशन हैज शिफ्टेड फोकस टू एग्री टेक स्टार्टअप्स। यानी जो पर्पल रिवॉल्यूशन का सक्सेस हुआ है, पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। पर्पल रिवॉल्यूशन ये लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किस चीज़ के लिए? लिवेंडर की फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। लिवेंडर की फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पर्पल रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था, और ये पर्पल रिवॉल्यूशन सिर्फ जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया क्योंकि पर्पल जो लिवेंडर की खेती है वह मेनली जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, और ये लॉन्च किया गया था 2007 में। लेकिन ये रिवॉल्यूशन कम्प्लीटली सक्सेस हुआ, इसके जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट अचीव हुए। और लिवेंडर की खेती में देखिए जैसे कि और भी चीज़ें आती है, जैसे लिवेंडर आ गया, एलोवेरा हो गया, मेहंदी और मेथनॉल, मिंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। लेकिन ये सिर्फ इसमें तो लिवेंडर का ही, पर्पल रिवॉल्यूशन में सिर्फ लिवेंडर को ही टारगेट किया गया था। लेकिन इसके बाद में 2016 में एक और मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था अरोमा मिशन। अरोमा मिशन लिवेंडर रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट है, अरोमा मिशन। और इस अरोमा मिशन में न केवल लिवेंडर की खेती बल्कि एलोवेरा, मेहंदी, मेथनॉल और मिंट, इन चीज़ों की खेती को भी प्रमोट किया गया। लेकिन इन सब चीज़ों को सक्सेस देखते हुए जो इस नए स्टार्टअप्स है, नए स्टार्टअप्स इन चीज़ों में आने लगे, नए एग्री टेक स्टार्टअप्स। और तो ये जो इनका कहना है कि जितेंद्र सिंह का कि जो नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं इन लिवेंडर, एलोवेरा, मेहंदी, मेथनॉल, मिंट, इन चीज़ों की खेती में, वो एक सिर्फ और सिर्फ रीज़न है सक्सेसफुल ऑफ पर्पल रिवॉल्यूशन। पर्पल रिवॉल्यूशन का सक्सेस होना ही एक रीज़न है एग्री टेक कंपनीज़ का इन चीज़ों में आना। तो आप ये समझ लीजिए कि पर्पल रिवॉल्यूशन अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसमें कुछ आपको खास इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ इतना याद रख लीजिए पर्पल रिवॉल्यूशन न्यूज़ में था और ये 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका मिशन है एरोमा मिशन। एरोमा मिशन याद रखिए किससे रिलेटेड है? अरोमा मिशन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पर्पल रिवॉल्यूशन से, और अरोमा मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था और ये पर्पल रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट है, और इसे जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज है CBDT इशू डिटेल्ड गाइडलाइन ऑन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS फॉर वर्चुअल डिजिटल असेट्स VDS सच एज क्रिप्टो करेंसीज। क्या है ये चीज़? वर्चुअल डिजिटल असेट्स क्या होती है? क्रिप्टो करेंसीज होगी, जैसे बिटकॉइन हो गया आपका, तो इस पर आपको टैक्स देना होगा यानी TDS देना होगा। ये रिसेंटली गाइडलाइन जारी की गई है CBDT के द्वारा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। अब कितना टैक्स दिया जाना है? 1%। 1% का टैक्स डिटेक्ट किया जाएगा, जिसे बोला जाएगा टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, यानी TDS। और ये TDS डिटेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसका एक सेक्शन है 194S। ये सेक्शन आप याद रखिए, 194S। इस सेक्शन के अंतर्गत ये 1% टैक्स डिटेक्ट किया जाएगा इन द ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। ये कहना है CBDT के द्वारा। तो याद रखिए, CBDT के जो नए चेयरमैन है वह नितिन गुप्ता है। और नितिन गुप्ता ने ये अनाउंस किया है कि CBDT की ओर से नितिन गुप्ता ने अनाउंस किया है कि वर्चुअल असेट्स पर 1% TDS लगेगा। याद रखिए चीज़। अगली न्यूज़ है ओडिशा चीफ मिनिस्टर। आप देख सकते हैं यह है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ रिसेंटली गिफ्टेड ए पट्टचित्र पेंटिंग टू पोप फ्रांसिस इन वेटिकन सिटी। रिसेंटली वेटिकन सिटी में विजिट किया नवीन पटनायक जी ने, और इन्होंने ही वहाँ के जो पोप फ्रांसिस है उनको एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट का क्या नाम है? पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र पेंटिंग एक प्रकार की पेंटिंग है जो कपड़े पे की जाती है। आप इनके हाथ में देख सकते हैं, ये कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर की गई ये पेंटिंग है। और ये पेंटिंग डेडिकेट की गई है लॉर्ड जगन्नाथ को। लॉर्ड जगन्नाथ को ये डेडिकेट की गई है ये पेंटिंग। और ये रिसेंटली ये पेंटिंग किसे गिफ्ट की गई है? पोप फ्रांसिस। और किसने गिफ्ट की है? नवीन पटनायक ने। तो याद रखिए, नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली कपड़े पे की जाने वाली पेंटिंग, जिसे बोला जाता है पट्टचित्रक पेंटिंग, इसे रिसेंटली पोप फ्रांसिस ऑफ वेटिकन सिटी यानी इन वेटिकन सिटी गिफ्ट किया है पोप फ्रांसिस को। याद रखिए। अगली न्यूज़ है नीति आयोग रिलीजेज रिपोर्ट टाइटल हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। आप रिपोर्ट का नाम याद रखिए। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की? नीति आयोग ने रिलीज़ की है। और इस रिपोर्ट का क्या कहना है कि रिपोर्ट का कहना है कि सब कुछ अगर ठीक चलता रहा, जैसा कि कोई सिचुएशन ना बदले, सब कुछ ठीक चलता रहा, तो 2050 तक इंडिया पूरे वर्ल्ड का 10% यानी जो हाइड्रोजन एनर्जी है वह प्रोड्यूस कर रहा होगा। पूरी दुनिया का 10% हाइड्रोजन डिमांड कंप्लीट कर रहा होगा इंडिया। यानी अगर अमाउंट में बात करें तो हाइड्रोजन का मार्केट वैल्यूएशन रहेगा $340 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2050। 2050 तक $340 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। और पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट रहेगा? पूरे वर्ल्ड का 10% इंडिया के पास ग्रीन हाइड्रोजन का मार्केट कैप्चर रहेगा। ये कहना है इस रिपोर्ट का, और ये रिलीज़ की गई नीति आयोग के द्वारा। साथ इनका ये भी कहना है कि 2030 तक तो हम सिर्फ 8 बिलियन तक ही रहेंगे। $8 बिलियन ही रहेगी हमारे जो हाइड्रोजन मार्केट वैल्यूएशन है वह $8 बिलियन ही रहेगी। लेकिन 2050 तक कितनी हो जाएगी? $340 बिलियन। तो ये डेटा याद रखिए, और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आप रिपोर्ट का नाम याद रखिए, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। अगली न्यूज़ है इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। देखिए, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान कहाँ स्थित है? ये देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, ये जो गल्फ कंट्रीज है, ये गल्फ कंट्रीज इसलिए क्योंकि पर्शियन गल्फ के इसके जो बाउंड्री में, इसके जो बॉर्डर में जितने भी कंट्रीज आती हैं वह सब कहलाती है गल्फ कंट्रीज़। तो इस पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों में से जो यानी हम कह सकते हैं जो भी इंडिया की, इधर से इंडिया की जितने भी शिप्स आती है, जो शिप्स आती है, उन जो वेसल्स आती है, शिप्स आती है, उनको किसी प्रकार का नुकसान हो, किसी प्रकार की चोरी, किसी प्रकार का नुकसान, पायरेसी, इन चीज़ों को रोकने के लिए रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। और इसे लॉन्च किसने किया है? इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है। याद रखिए, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच ये जो स्ट्रेट है उसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का काम करती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रख लीजिए। और ऑपरेशन संकल्प किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। और इस ऑपरेशन संकल्प के लिए एक जो INS गई है इंडिया की तरफ से, उसका नाम है INS तलवार। INS तलवार वर्तमान में डिप्लॉयड है यहाँ पर। INS तलवार निगरानी रखती है इंडियन शिप्स के, इंडियन वेसल्स के, जितने भी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन सभी की निगरानी रखने का काम करती है INS तलवार। तो वहाँ पर इंडियन नेवी की INS तलवार वहाँ पर डिप्लॉयड है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में। तो याद रखिए, इसी के लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया इंडियन नेवी ने, ताकि यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। अगली न्यूज़, द सेंटर हैज़ डिफाइंड ए लिस्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स दैट विल बी बैन्ड फ्रॉम द 1 जुलाई 2022।
1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुकी है। वह आपके दिमाग में जो चीज़ भी प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपके दिमाग में आ रहा है सिंगल, जिसे आप एक बार यूज़ करते हैं और उसे थ्रो यानी फेंक देते हैं, वह सभी बैन हो चुकी है। चाहे वह आपकी पॉलीथीन हो, चाहे आपके सिगरेट के पैकेट पे लगी प्लास्टिक हो, या फिर आपके जो बिवरेजेस प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो पाइप लगी होती है, स्ट्रॉ, उन चीज़ों से रिलेटेड हर प्रकार का आइटम जो सिंगल यूज़ होता है उसे अब बैन कर दिया गया है फ्रॉम द 1 जुलाई। और अगर कोई इसे यूज़ कर रहा है, इसका वॉयलेंट कर रहा है, इसका रूल्स का वॉयलेशंस कर रहा है, तो उसे 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। ये कहना है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये पेनल्टीज लगेगी अगर कोई इन रूल्स को वॉयलेट करता है। तो याद रखिए, फ्रॉम द 1 जुलाई 2022 सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुकी है। अगली न्यूज़ है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले गुरुकुल योजना। गुरुकुल को बोलते हैं स्कूल, आप समझ सकते हैं, स्कूल से रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड ये योजना है। तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले गुरुकुल योजना लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र की ही है ये सावित्रीबाई फूले, जो कि एक एजुकेशनिस्ट थी, एक सोशल रिफॉर्मर थी, एक पोइट थी फ्रॉम द महाराष्ट्र। एक कह सकते हैं एक पॉपुलर पर्सनैलिटी है फ्रॉम द महाराष्ट्र। और इन्हीं के नाम पर कई एयरपोर्ट्स है, कई जगहों का नाम है, कई चीज़ें हैं इनके नाम पर, सावित्रीबाई फुले के नाम पर। अभी रिसेंटली इनके नाम पर एक और योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले गुरुकुल योजना, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं यानी रूरल एरियाज़ में, उन लोगों तक बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। बस सिंपल इतना पर्पज याद रख लीजिए। इसे लॉन्च किसने किया है? महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है। अगली न्यूज है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इश्यूड द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं? वह सभी एडवर्टाइजमेंट्स जो मिसलीड करते हैं लोगों को। अब कौन कौन से हैं वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, उनके बारे में देख लेते हैं। टोटल 4 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सरोगेट एडवर्टाइजिंग, तीसरा है फ्री क्लेम एडवर्टाइजिंग और चौथा है चिल्ड्रन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। चिल्ड्रन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग आप समझ चुके हैं क्या है। फ्री क्लेम्स ये भी आप समझ चुके हैं, जैसे कि फ्री गिव अवेज देना, आप इस चीज़ पर यानी आप इस क्विज़ को सॉल्व कीजिए, आपको ये फ्री में दिया जाएगा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। ये टारगेट्स दिए जाते हैं, फिर फ्री क्लेम दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को उसमें एक तरह से मिसलीड किया जाता है। तीसरा है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है उन चीज़ों का एडवर्टाइजिंग करना जो बैन है, जैसे कि एल्कोहल बैन होना, किसी तुबोको जैसे प्रोडक्ट्स का, किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स है तुबोको से रिलेटेड, उनका बैन होना और उनकी अगर एडवर्टाइजिंग की जाती है उसे बोला जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अगर फर्स्ट है बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग, वह है एडवर्टाइजिंग जो हैवी डिस्काउंट्स देते हैं, 99% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। ये कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है। अगर कोई कंपनी इन चीज़ों को करती हुई पाई जाती है तो उसे 10 लाख रुपए का पेनल्टी देना होगा। ये 10 लाख रुपए पेनल्टी है फर्स्ट ऑफेंस में, पहली बार करने पर। अगर फिर से वह दोहराता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये कहना है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। तो याद रखिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रिसेंटली ये चीज़ें अनाउंस की है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी मैं आपको कल बता ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट अप्रूव्स 2516 करोड़ 2516 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो देखिए पूरे इंडिया में 63,000 से भी ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। अब ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, पहली बात तो ये आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, यानी इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल पर आपसे प्रश्न पूछा कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कौन रेगुलेट करता है। बहुत से लोगों ने नाबार्ड आंसर किया, बल्कि आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अब इसे समझने के लिए इसका पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ होता है कि रूरल एरियाज़ में जितने भी जो बिल्कुल हम कह सकते हैं निम्न स्तर के जो बिजनेसेस है, शॉप्स है, या फिर बहुत छोटे छोटे जिन छोटे छोटे इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों को लोन देने का काम करता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। जिसमें क्या छोटे अमाउंट जैसे 10,000 का लोन, 20,000 का लोन, ये छोटे छोटे अमाउंट्स का जो लोन दिया जाता है उन लोगों को, ताकि वो उन लोगों को
और वो लोन दिया जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के द्वारा। ये पूरी दुनिया भर में, पूरी इंडिया में 63,000 से भी ज़्यादा है। अब इन लोगों को कंप्यूटराइजेशन की ओर लेके जाना है, क्योंकि ये डिजिटली ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं, ज़्यादा अवेयर है नहीं डिजिटली, तो इनको डिजिटली अवेयर बनाने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,516 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया है, ताकि उनको कंप्यूटराइज किया जा सके, उन्हें नई टेक्नोलॉजी में लाया जा सके, उन्हें डिजिटली इन्वॉल्व किया जाए। तो याद रखिए, ये अमाउंट याद रखिए, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फॉर द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए, और इस अमाउंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 5 सालों तक। अगली न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑर्गेनाइजिंग द इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज। इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज हर साल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की जाती है। 2017 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मकसद है कि इंडो पैसिफिक में जो प्रॉस्पेरिटी उसे मेंटेन किया जाए। इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में जो जितनी भी कंट्रीज आती है उन्हें म्यूचुअली सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हो सके, यानी कुल मिलाकर आपस में अच्छा ट्रेड हो सके, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रह सके। इन चीज़ों के लिए ये इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज हर साल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट की जाती है, और इसमें कई कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट लेती है, लेकिन इसमें इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेशन लिया है। तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट होकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोड कंट्रीज में 2 ऐसी कंट्रीज बन गई है जिन्होंने इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन लिया है। बाकी कई कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेशन लेगी। आप सिंपल इतना याद रखिए कि इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसे ऑस्ट्रेलिया इसे होस्ट करता है। इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है, एन एंशियंट रेयर मॉस्क्यू हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन नगेव रीजन ऑफ इसराइल। नगेव एक डेजर्ट है इसराइल में, और यहीं पर एक मॉस्क्यू पाई गई है, और मॉस्क्यू माना जाता है कि 1200 साल पुरानी मॉस्क्यू है, और इसे रिसेंटली खोजा गया है। तो आप इतना याद रखिए कि रिसेंटली किस कंट्री ने 1200 साल पुरानी मॉस्क्यू का डिस्कवर किया है, तो आंसर होगा इसराइल। और इसराइल में किस रीजन में, तो नगेव रीजन में। अगला प्रश्न, नगेव डेजर्ट कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा इसराइल। इसराइल जिसकी कैपिटल है जेरूसलम, और इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है। अगली न्यूज़ है, 25th सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम इन शॉर्ट SPIEF वाज हेल्ड रिसेंटली। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हर साल सिर्फ और सिर्फ रसिया होस्ट करता है। रशियन फेडरेशन हर साल सिंस द 1997 1997 से सिर्फ और सिर्फ रसिया इसे होस्ट करता है, और इसे सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के नाम से भी जाना जाता है, प्लस इसे रशियन डेवोस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, ये रसिया के द्वारा होस्ट की जाती है, और इसका 25th एडिशन था, जिसका जो टारगेट है, मध्य है, वो मेन उद्देश्य है टू टॉक अबाउट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अगली न्यूज़ है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन MOU विथ सिंगापुर इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के रिगार्डिंग MOU रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसमें इंडिया की तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ सिंगापुर के साथ MOU साइन किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम द सिंगापुर साइड, इन दोनों ने ये MOU साइन किया है, जिसका मेन उद्देश्य है टू वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सिंपल इतना याद रखिए कि रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई किन 2 कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ किस कंट्री ने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में MOU साइन किया है, तो आंसर होगा सिंगापुर। अगली न्यूज़ है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर मंथली रिवेन्यू जनरेशन। हाईएस्ट मंथली रिवेन्यू जनरेशन यानी रिवेन्यू जनरेट किया है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ने। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, और इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कनेक्ट करती है न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, और न्यू जलपाईगुड़ी भी वेस्ट बंगाल में है। तो नई न्यू जलपाईगुड़ी को दार्जिलिंग से कनेक्ट करता है, और इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। ये ऑपरेशनलाइज है सिंस द 1981 1881 से। काफ़ी पुरानी रेलवे लाइन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और इसे टॉय ट्रेन भी बोला जाता है। अगली न्यूज़ है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हैज़ प्रोमिस्ड टू प्रोवाइड $5.33 बिलियन टू एड्रेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड। बायोडाइवर्सिटीज़ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स,
ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट्स। कुल मिलाकर हमारे जो एनवायरनमेंट को जितने भी हार्म करने वाली चीज़ें हैं उन्हें बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स। तो इन बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स को पता लगाने के लिए, उन्हें एड्रेस करने के लिए रिसेंटली ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी लॉन्च की गई और ये अमाउंट एलोकेट किया गया $5.33 बिलियन का। इसे अगले 4 सालों में इन्वेस्ट किया जाएगा और 4 सालों में डाइवर्सिटी को जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी जिसने अमाउंट एलोकेट किया है उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1992 ड्यूरिंग द रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट 1992 होस्ट हुई थी, उसी के दौरान इस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए, अमाउंट को याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर याद रखिए और पूछा जाए कि ये अमाउंट किसने एलोकेट किया तो आंसर होगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अगली न्यूज़ है मैसर्स रिलीज कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022। इस सर्वे में बताया गया है कि कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। तो इंडिया में बात करें तो मुंबई सबसे महंगा है फॉर द एक्सपेट्रिएट्स, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लोग हैं, वर्कर्स नहीं, इसमें माइग्रेंट के हर कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। तो एक्सपेट्रिएट्स यानी माइग्रेंट को रहने के लिए सबसे महंगी जगह कौन सी है तो मुंबई है। उसके बाद इंडिया में न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु आती है। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो हांगकांग टॉप पर है, हांगकांग सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। उसके बाद ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का और जेनेवा भी स्विट्ज़रलैंड का, बेसल्स कहाँ स्थित है, बेसल्स अब ये शायद जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और यानी ये 4 कंट्रीज़ टॉप पर है, 4 सिटीज़ टॉप पर है, हांगकांग, ज्यूरिख, जेनेवा और बेसल्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया का मुंबई 127 पोजीशन पर आता है, 155 पर मुंबई, 177 पर चेन्नई और फिर बेंगलुरु 178 पर। आप सिंपल इनकी रैंकिंग याद मत रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु ये इंडिया में है। हांगकांग, ज्यूरिख, जेनेवा, बेसल ये इंटरनेशनल लेवल पर सबसे महंगे शहर है। ये रिपोर्ट रिलीज़ की है अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है मैसर्स, और ये मैसर्स एक एसेट्स मैनेजमेंट फर्म है, एसेट्स मैनेजमेंट फर्म है। अगली न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक इन देहरादून। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेडक्वार्टर है उत्तराखंड के देहरादून में, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक होल्ड की और इसका 9th एडिशन था। याद रखिए, इसका 9th एडिशन था। सिंपल इतना याद रखिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ किस नंबर का ये एडिशन था आर्मी टू आर्मी स्टाफ का, तो ये 9th था। कहाँ पे होस्ट हुआ, कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो ये देहरादून में हेल्ड हुआ। अगली जो संदीप कुमार गुप्ता टू बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के नए चेयरमैन बन गए संदीप कुमार गुप्ता। याद रखिए इनका नाम संदीप कुमार गुप्ता। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ऑन PSU है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और ये इंडिया की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन कंपनी है, गैस मार्केटिंग और गैस ट्रांसमिशन कंपनी है गेल। तो ये था आज का ओवरऑल 3rd जुलाई का करंट अफेयर्स। हाउ वाज इट, कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले 4th जुलाई के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।